आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास पेशकश बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमर जी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविन समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। अब शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को पीएम मोदी के इसी कार्यकाल में लागू करने की बात की जा रही है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव हम इसी कार्यकाल में लागू करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में साल 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए सिफारिश की गई थी। क्या है तिवारी जी वन नेशन वन इलेक्शन, और इस पर इतनी गहन चिंतन और चर्चाएं क्यों? देखिए कमर जी, मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है तब से प्रमुख एजेंडा या पहली प्राथमिकता जो रही है मोदी सरकार की या ये जो एनडीए गठबंधन है इसकी यही रही है कि पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव, एक साथ, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या तो फिर आपका जो है विधानसभा का चुनाव एक साथ ही कराया जाए। इसी को लेकर लगातार आज भी ये जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है, वो उसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि 2029 तक जो चुनाव है उसको एक साथ कराया जाए। उसमें लोकसभा के चुनाव भी एक साथ होंगे और वहीं विधानसभा के चुनाव भी एक साथ होंगे। अब आपको इसमें बड़ा अपडेट ये बता दूं कि इसमें हुआ ये है कमर जी कि आज जो है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उनके बीच में आपस में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद इसे पास कर दिया गया है। अब इसके बाद इसको जो है देखना ये होगा कि इसे या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या तो फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहाँ पेश किया जाएगा, इसी शीतकालीन सत्र में इसको पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है और मोदी नहीं चाहते कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जब 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी थी, बीते चुनावों की बात अगर करें लोकसभा में, तब में और अब में अभी 240 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में, लेकिन दोनों के अंदाज में किसी तरीके का कोई फर्क नहीं आया है। जब 303 सीटें थी तब भी वही अंदाज था और 240 जब वो हैं सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में, तब भी उसी अंदाज में मोदी सरकार काम करती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप जो है वक्फ जो अमेंडमेंट है उसकी बात करें या तो फिर आपका जो यूपीसी वाली बात है उसकी बात करें या तो फिर ये वाला जो संशोधन जो अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये संशोधन होगा, ये पेश होगा। पेश होने के बाद जो है ये मुझे जो लगता है ये जेपीसी के पास जाएगा और जेपीसी के पास जाएगा, कार्यकाल उस लिहाज से जेपीसी का और बढ़ा करके वो फिर चर्चाएं होंगी और चर्चाओं के बाद जो है इसमें विधानसभा के पूरे अध्यक्षों को बुलाया जाएगा और जो अलग से जो इसको ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोग हैं उनके बीच में जाकर के चर्चा होगी। इसके बाद किस तरीके की जो सिफारिशें आती हैं उस पर विचार करके इसे संसद में मंजूरी दिलवाने के बाद संविधान में संशोधन करने के साथ ही इसे लागू किया जाना है कमर जी। लेकिन इस बीच में एक बात ये भी सामने आई है तिवारी जी कि विपक्ष खास तौर से इस चीज़ का मुद्दा बनाए बैठा है। क्या उनको लग रहा है कि अगर ये लागू होता है तो क्या ऐसा हो जाएगा जिससे वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं?
देखिए, विपक्ष का कहना है कमर जी सबसे पहले ये अव्यावहारिक है, उसका ये कहना है। दूसरी चीज विपक्ष ये कहता है कि संविधान का संशोधन किया जाना है, मतलब संविधान की जो मूल भावना है उस पर ये कहीं ना कहीं आघात होगा। इसका विरोध अगर कौन कर रहा है तो सबसे पहले इसमें कमर जी देखें तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी है या टीएमसी है, ये इसका विरोध खुल के कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कोविड की समिति है इसने देश भर की 62 जो राजनीतिक पार्टी हैं उनसे जब चर्चा की थी तो 47 पार्टियां जो हैं उन्होंने इसमें अपनी राय रखी थी। 15 जो पार्टियां हैं उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि 32 जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन या एक राष्ट्र एक चुनाव को समर्थन दिया है। वहीं 15 ऐसी पार्टी हैं, सिर्फ 15 ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के विरोध करने के पीछे तर्क यही है कि संविधान की मूल भावना को जो है आघात पहुंचाया जा सकता है या पहुंचाए जाने की कोशिश है। वहीं उन्हें ये लगता है कि व्यवहारिक नहीं है। जिन सरकारों का कार्यकाल चल रहा है उसे फिर से जो है आप क्या कहते हैं कुछ समय के बाद या 29 में जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं भी होगा उन्हें भी समाप्त करने के बाद फिर से चुनावों में लेके आना पड़ेगा। और इस तरीके की वजहों से कांग्रेस मुख्य तौर पर इसे नहीं चाहती कि ये लागू हो। जी खैर, ये बात रही पक्ष विपक्ष की, लेकिन हम हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको हम ये भी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो कोविन समिति की जो रिपोर्ट है उसको कब मंजूरी दी गई और क्या था वो पूरा चीज़। जी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आज आगे बढ़े हैं, लेकिन 2 सितंबर 2023 को एक समिति बनाई गई थी और इस पर पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति या कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने विभिन्न क्षेत्रों के जो ज्ञाता हैं उन लोगों से, कानून के जानने वालों से, सारे लोगों से चर्चा की, राजनीतिक दलों से भी चर्चा की। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि 62 राजनीतिक पार्टियों से भी चर्चा की गई और करने के बाद 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूर्व राष्ट्रपति या इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 191 दिनों तक जब विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद जो नतीजा आया उसे करीब 18,626 पेजों या पन्नों में लिखा गया है। कलमबद्ध करने के बाद यह रिपोर्ट राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को सौंपी गई है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है, जिससे लोकसभा चुनाव के साथ ही आने वाले समय में या 2029 में सारे विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। जी कमर जी। तिवारी जी, वन नेशन वन इलेक्शन से आखिर जिस तरह से शोर शराबा हो रहा है कि ये होना ही चाहिए, ये लागू ही किया जाए, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए कमर जी, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो बार बार चुनाव होते हैं और उसमें जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही बार चुनाव पे जाना होगा। बार बार आपको अगर मैं बताऊं जानकारी के लिए तो अमूमन एक साल में करीब 6 जो चुनाव हैं वो अपना देश या भारत देश झेलता है। करीब 6 चुनाव में आप सोचिए कि बार बार जो है लगातार आपकी आचार संहिता लग रही है, बहुत सारे जो है कामकाज प्रभावित होते हैं, राजकोष की हानि होती है, इससे ये बचत होगी। वहीं इलेक्शन के समय चुनाव क्षेत्र में जैसे ही आचार संहिता लगती है उस क्षेत्र में हो रहे सारे विकास कार्यों में विराम सा लग जाता है। सारे लोगों को इंतजार होता है आचार संहिता के बाद काम होगा, परिणाम आने के बाद काम होगा। ऐसे में एक चुनाव होने से विकास कार्यों में जो रुकावट देखी जाती है सबसे पहले तो वो रुकावट हट जाएगी और लगातार 5 साल तक जो है काम चलते रहेंगे। सिर्फ उस दौरान जब एक बार में चुनाव होगा तभी जो है आप ये समझिए कि काम में बाधा आएगी। वहीं केंद्रीय एजेंसी और चुनाव आयोग की कई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चुनाव के दौरान जो काले धन का भरपूर उपयोग किया जाता है उस पर
इस समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने के लिए चाहे आपको शिक्षकों की ज़रूरत हो, स्कूल कॉलेज के साथ ही अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ, और जो भवनों की उपयोगिता होती है उनकी जो मदद ली जाती है, उन्हें 5 साल में एक बार ही सामने आकर के ये काम मदद ली जाएगी। वहीं जो आपका पुलिस विभाग है या जवान है, सेना के जवान हैं, जी जी, उन लोगों को अगर एक बार में चुनाव के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी तो बार बार जो साल में कभी यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कभी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, कभी वहाँ चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा हो, प्रदेश की सुरक्षा हो, राजधानी की सुरक्षा हो, ये प्रभावित होती है। जी जी जी, इन सारी चीज़ों से कमर जी निजात जरूर मिलेगी। और सबसे बड़ा ये है कि आपका खर्च जो है वो बढ़ेगा। तिवारी जी, जहाँ इसके जिस तरह से आपने फ़ायदे बताए वन नेशन वन इलेक्शन के, तो हमने देखा है अगर किसी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो उसके नुकसानात भी सामने देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरह का ये पैदा किया गया है, जिस तरह के पेश किया जाना है वन नेशन वन इलेक्शन को, तो उसके नुकसानात भी सामने आएंगे। क्या हो सकते हैं? देखिए कमर जी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी अगर इसका विरोध कर रही है तो विरोध की मुख्य वजह यह है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने से जो वोटिंग का पैटर्न है वो बदल जाएगा या प्रभावित होगा। दरअसल लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव हैं, दोनों के एजेंडे अलग अलग होते हैं। लोकसभा का चुनाव जो लड़ा जाता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। अब दोनों चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो वोटर राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर एक ही पैटर्न पे वोट डालेंगे। बिल्कुल। इससे क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको लगातार नुकसान होगा और भारत के में कई ऐसी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जिन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पे अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो स्थानीय मुद्दों से हटके मतदाता राष्ट्रीय दलों को ज़्यादा वोट देंगे। बिल्कुल। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, तो वहीं क्षेत्रीय दल क्षेत्र के मुद्दों को लेकर हमेशा चुनाव लड़ते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बड़ी पार्टियां पावर की बदौलत आसानी से चुनाव में लाभ कमा सकती हैं। वहीं देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं। बिल्कुल खड़े कर चुकी हैं। इसके साथ ही चुनाव मतपत्र से अगर करवाएंगे उसकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में देश को खर्च जो है एक साथ बहुत ज़्यादा लगेगा। और साथ ही अगर इनकी वोटों की गिनती की जाती है तो अगर मतपत्र से गिनती करेंगे तो जहां एक दिन में कुछ घंटों में परिणाम आते हैं, उन परिणामों को आने में काफ़ी समय लग जाएगा। वहीं अगर व्यवस्था की बात करें तो अगर व्यवस्था की जाती है वीवीपैट की या आपकी जो है ईवीएम की, तो एक साथ हजारों करोड़ रुपए आपको नई मशीनें खरीदने में लगाना होगा और इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है देश की जो है उस पर एक करारा प्रहार ही कहना चाहिए, वो एक आर्थिक नुकसान होगा। इसके साथ ही एक ईवीएम की जो अमूमन लाइफ मानी जाती है वो 15 साल मानी जाती है। अभी क्या होता है, बीच बीच में चुनाव होते हैं, यहाँ की मशीन वहाँ, वहाँ की मशीन वहाँ, वहाँ की मशीन वहाँ, मतलब एक मशीन जो है आपके पता नहीं कितने सारे चुनाव निपटा देती है। अब अगर जो है 15 साल की लाइफ है और आपको जो है हर 5 साल में अगर चुनाव कराने हैं तो एक मशीन बमुश्किल जो है 3 बार चुनाव कराने के बाद वो खराब हो जाएगी और जब खराब हो जाएगी तो फिर उनकी जगह नई मशीनों का खर्च भी लगातार कमर जी बढ़ेगा। इस तरीके के पक्ष और दलील जो है विपक्ष के भी हैं और ये व्यवहारिक भी है, जो कठिनाइयाँ सामने आई। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि तिवारी जी, क्या भारत में पहले एक साल इस तरह से चुनाव हुए हैं या किए गए हैं जो भविष्य में इस तरह किया गया है क्या? देखिए कमर जी, आज़ादी के बाद से जब पहली बार सरकार थी या उसके बाद से अगर हम लगातार अगर देखा जाए तो 52 से 67 तक हर 5 साल में ही चुनाव होते थे। 52 के बाद आपके जो है 57 में चुनाव हुए, 57 के बाद जो है अगले 5 साल के बाद जो है 62 में फिर चुनाव हुए और 62 के बाद जो है 67 में जो चुनाव हुए, सारे विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ हुआ करते थे।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बीच में जो सरकारें आई, किसी न किसी वजह से, कहीं उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली की वजह से, या बिहार में लगातार 2 सालों में 4 मुख्यमंत्री बनने की वजह से कुछ ऐसी कठिनाइयाँ या परिस्थितियाँ बनी, जिसके कारण जो है चुनाव बीच में करवाना पड़ा। कभी राष्ट्रपति शासन लग गया तो जो है चुनाव करवाना पड़ा। ऐसी स्थिति के चलते ही यह चुनाव अलग अलग होने चालू हुए हैं। नहीं तो इसके पहले बिल्कुल जो है लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के ये चुनाव के लिए लोग एक साथ ही वोटिंग करते थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1968-69 में लगातार कई विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था। 70 में भी लोकसभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे, जैसे आपको याद होगा कि बांग्लादेश से पाकिस्तान को अलग करने का जो है जो बिल पास हुआ था उसकी बात करें, या और भी जो है ये आपका बैंक का जो है, तो बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़े बदलाव के कारण इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि अभी अगर चुनाव हो जाते हैं तो वो बड़े मार्जिन से जीत कर फिर आएंगी। तो उन्होंने लगभग 1019 दिन करीब पहले जो है लोकसभा को भंग कर दिया था और चुनाव करवाया था। जी तब से ये प्रथा टूटी है। जी मैं ये भी जानना चाहूँगा तिवारी जी, क्या अन्य देशों में भी 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रचलन है, और अगर है तो यह इतना सोच विचार क्यों हो रहा है? देखिए कमर जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का सबसे बड़ा अगर उदाहरण कहा जाए तो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। वहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो एक ही साथ होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विश्व के लगभग जो है 7 से 8 देश ऐसे हैं जहाँ पर एक बार में ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और इसके बाद जो उनके जो सदस्य होते हैं लोकसभा या यहाँ की जो संसदें होती हैं उनके नाम अलग अलग हैं, उनके चुनाव एक साथ हुआ करते हैं। व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें जो है किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है। बस पहली बार खर्च ज़्यादा होगा, पहली बार समस्याएं ज़्यादा होंगी, लेकिन इसके बाद देखिए इसके पीछे एक जो सिफारिश है, बहुत अच्छी सिफारिश भी ये दी गई है रामनाथ कोविंद के द्वारा कि 2029 में अगर आप चुनाव करवाते हैं लोकसभा और विधानसभा का एक साथ, उसके 100 दिन के बाद आप जो है नगरीय निकाय के या स्थानीय स्तर के चुनाव करवाइए। इसमें आपको क्या होगा कि आपकी जो वोटर लिस्ट है और आपके जो मतदाता कार्ड हैं वो एक ही बार में बन जाएंगे। अलग अलग बनाने का खर्च जो है ये भी बच जाएगा। इसके साथ ही जो सिफारिशें हैं उसमें करीब 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें अगर आसानी से सहमति बन जाती है तो निश्चित है कि यह बिल जो है, और वैसे मुझे नहीं लगता कि इस बिल को पास कराने में मोदी या एनडीए की गवर्नमेंट को किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, क्योंकि लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों में पर्याप्त उनके पास जो है मेजॉरिटी है और ये बिल पास हो सकता है। जी बिल्कुल जी, ये थे 1 नेशन 1 इलेक्शन पर इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक मयंक तिवारी की बेबाक राय। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका। धन्यवाद कमल जी। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन करवाता है, जबकि स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है। अब अगर देश में एक साथ चुनाव कराए जाने हैं तो संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संविधान संशोधन के सवाल पर कहा है कि विषय पर चर्चा करके सामान्य समझ विकसित की जाएगी, इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।